कंप्यूटर का चैप्टर। क्या है ये था प्यारे बच्चे हमारा यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर, जिसे हमने चंद कुछ मिनटों में खत्म कर लिया, जो कि पूरा 1 घंटा लेता था, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि क्लास में ही अभी के अभी सब चीजें याद कर लेनी है, आपको ये चीजें समझनी है साथ के साथ, फिर 1 से 2 बार इसे रिवाइज करना है। आप देखेंगे कि आप हर एक सवाल को प्यारे बच्चे किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे। ठीक है, प्रोसेसर प्रोग्रामेबल चिप, तो इंटेल कंपनी ने सबसे पहले इंटेल कंपनी के डॉक्टर टेड ऑफ ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 को बनाया था। ये पहला प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सन 1971 में बनाया गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भारत में निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा था, उसका नाम क्या है बताओ। भारत में निर्मित पहला प्रोसेसर, भारत में निर्मित पहला पहला प्रोसेसर हम किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, तो हम उसे, उसका नाम है प्यारे बच्चे शक्ति। याद रखना, भारत में निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा है हमारा, तो हम कहेंगे मेरे दोस्त उसका नाम है हमारा यहाँ पर शक्ति। ठीक है ना। चलिए थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अगर आप 144 पिक्सल्स पर देखेंगे तो कहाँ से सही दिखेगा बताओ आप। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत आसानी के साथ 1 नंबर प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एक अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है कि सबसे पहले कितनी जनरेशन है, तो हम कहेंगे 5 जनरेशन है। टाइम पीरियड पूछा जाता है, पहली जनरेशन कब से कब तक थी, दूसरी कब से कब तक है, तीसरी कब से कब तक, चौथी कब से कब तक, पांचवी कब से कब तक। तो जो पहली है प्यारे बच्चे, इनका टाइम पीरियड होता है। तो याद रखना ये टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स नहीं होता, अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेबसाइट्स पर आपको ये थोड़ा +4 -4 देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मेरे ही द्वारा मैंने भी अलग अलग जगह पर अलग अलग इसीलिए पढ़ा रखा है कि मैं आपको एक फिक्स चीज याद नहीं कराना चाहता, मैं आपको यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन याद कराना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे चाहे तो यहाँ 1940 लिखा हो, चाहे 42, चाहे 44, चाहे 46, यहाँ से लेकर के 1955 के आसपास तक का जो डेटा है, ये हमारा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मानी जाती है। 55 के बाद 56 से लेकर 64 तक का हमारा दूसरी पीढ़ी है। 64-65 से लेकर के 71 तक हमारी तीसरी पीढ़ी है कंप्यूटर की। 71 से लेकर 85 तक हमारी चौथी, और 85 से लेकर अब तक हमारी यहाँ पर कौन सी हो जाती है, 5वीं पीढ़ी हो जाती है। ठीक है सर, यहाँ 42 नहीं 40 होगा बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना कि जो 1940 में सन था, जो वो दशक चल रहा था, वहां से 50 के आधे दशक तक, मतलब 54-55 तक अप्रॉक्स पहली, फिर उसके 10 साल तक 53-54-55 से लेकर के 63-64-65 तक दूसरी, फिर वहां से 73-74 तक तीसरी, फिर वहां से 85 तक चौथी, 85 से आपकी फिर ऐसे 91 तक आप, फिर 85 से अब तक हम क्या उनसे कह देते हैं आपकी वर्तमान में कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको एकदम फिक्स याद नहीं रखना, ये ऑप्शन पर ही डिपेंड दोस्त मेरे कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बताओ कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, किस चीज का प्रयोग किया गया था, या इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि बताओ कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग आपका किया जाता है। फिर आता है हमारा बताओ कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में हम प्रयोग करते हैं किसका, फिर कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में हम किस चीज़ का प्रयोग कर रहे होते हैं, और फिर आता है हमारा कि कंप्यूटर की 5th जनरेशन में हम किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, किसमें, कंप्यूटर की 5th जनरेशन में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है प्यारे बच्चे, इसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करते हैं। किसका, अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था, हम कहेंगे वैक्यूम ट्यूब्स का। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, हम कहेंगे ट्रांजिस्टर्स का। किसका, तो हम कहेंगे मेरे भाई ट्रांजिस्टर्स का। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, तो याद रखना आईसी चिप का। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, तो हम कहेंगे VLSIC का। और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में जो प्रयोग किया गया वो किया गया ULSIC या फिर AI का। अब ये जो आपका आईसी चिप है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आईसी की, तो याद रखना इंटीग्रेटेड सर्किट होती है मेरे भाई। क्या होती है, तो हम कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट होती है इसकी फुल फॉर्म। और आईसी चिप का जो आविष्कार है वो प्यारे बच्चे किसने किया था, ये आप मुझे बताएंगे। क्या आपको पता है कि आईसी चिप का जो आविष्कार है वो किसने किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जो आईसी चिप है इसका जो आविष्कार है वो हमारा जैक किल्वी ने किया था। और किस वर्ष किया था, तो याद रखना सन 1958 में किया था। ठीक है, 1958 में किया था। ओके, लेकिन ये जो हमारी इंटीग्रेटेड, जयपुर के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर रमेश यादव ने अचानक चिकन रोड ऐप में 3 लाख रुपए का जैकपॉट जीत लिया। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप है, ये किसकी बनी हुई होती है, तो याद रखना ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बनी हुई होती है मेरे प्यारे बच्चे। किसकी, तो याद रखना ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बनी हुई होती है हमारी। और सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही कैसी धातु हैं, तो याद रखना ये सेमीकंडक्टर है। कैसी हैं, ये हमारी सेमीकंडक्टर यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अगर कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है इसमें VLSIC का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट हमारी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और अगर मैं ULSIC की बात करता हूं तो याद रखना अल्ट्रा लार्ज स्केल, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर आपसे AI की फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इस AI की फुल फॉर्म हो जाती है। कौन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपसे कहा जाए कि फादर ऑफ AI किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, याद रखना कि जो फादर ऑफ AI है प्यारे बच्चे वो कहा जाता है हमारा जॉन मैकार्थी को। किसे, वो कहा जाता है हमारा जॉन मैकार्थी को।
ठीक है, तो ये तो हमारी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि भैया जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें पहली कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हम किसका प्रयोग करते हैं, दूसरी में किसका करते हैं, तीसरी में किसका करते हैं, चौथी में किसका करते हैं, या फिर आपका पांचवीं में हम किसका प्रयोग कर रहे होते हैं। इस तरीके की चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि बताओ कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तीसरी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग हुआ, चौथी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग हुआ और पांचवी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग हुआ। तो याद रखना जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है इसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और मशीनी भाषा कौन सी होती है, बाइनरी, जो सिर्फ 0 और 1 को समझती है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग प्यारे बच्चे यहाँ पर आपका किया जाता है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में याद रखना कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है। इनमें इसका विकास हुआ था जबकि इसकी शुरुआत हमारी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में हो चुकी थी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, जबकि कंप्यूटर की चौथी पांचवी पीढ़ी में प्रोलोग। यहाँ पर हुई तो और भी थी बट मैंने इंपॉर्टेंट को यहाँ पर लिखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है प्यारे भाई। क्या होती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है इसकी फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। और अगर मैं बात करता हूँ कोबोल की फुल फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चे, तो याद रखना कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। क्या होती है हमारी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो हम कहेंगे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। जबकि जो फोर्ट्रॉन होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है। क्या होती है मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन यहाँ पर हो रही होती है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात आती है कि बताओ कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी इसमें किस कंप्यूटर का प्रयोग, कौन सा कंप्यूटर बनाया गया, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। इस तरीके से और सवाल पूछ लेते हैं और इसी के साथ फिर हमारा यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, समाप्त हो जाएगा। तो याद रखना कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हमने किसका प्रयोग किया, कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे, तो ये जितने भी नाम अभी हम पढ़ रहे थे जैसे कि एनियाक, एडवेक, एडसेक, है ना, यूनिवेक, ये जो कंप्यूटर है ना प्यारे बच्चे, ये हमारे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के होते हैं। इसके अलावा सीक, है ना, या मार्क 1, ये हमारे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करूं तो देखो कंप्यूटर तो बहुत सारे हैं, मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मैं सिर्फ वही लिखा रहा हूं क्योंकि सारे याद कर पाना इतना संभव भी नहीं है। तो हम कहेंगे हनीवेल या फिर अटलस, ये हमारे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के में बने हुए कंप्यूटर, यानी कि उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में बने हुए आपके क्या है, कंप्यूटर हैं। अगर मैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की बात करता हूं तो इसमें आपके कौन से कंप्यूटर बने, तो IBM 360, IBM 370, या फिर अगर मैं आपसे कहूं तो आपका CDC 6600 जो सुपर कंप्यूटर था सबसे पहला, CDC 6600 नाम का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, ये भी हमारा यहाँ पर प्यारे बच्चे, ये भी हमारा यहाँ पर मेरे भाई किसमें बना आपका, ये हमारा यहाँ पर इसमें कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में बना। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के जो फेमस कंप्यूटर हैं जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं CGL CHSL जैसे पेपरों में, वो एप्पल 1 एप्पल 2 है। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में अगर मैं बात करूँ तो परम सुपर कंप्यूटर जो है हमारा, या फिर अलग अलग कोलकाता की सोनाली ने तो प्रतिज्ञा ली है कि जब तक सरकारी टीचर नहीं बन जाती अलग अलग टाइप के जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं अलग अलग साइज के, ये हमारे यहाँ पर कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में बन जाते हैं। भाई ये जरूर हो सकता है कि मैं आप लोगों से बातचीत ना करूं, ये जरूर हो सकता है कि मैं आपको कोई शायरी ना सुनाऊं, ये जरूर हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई जोक ना सुनाऊं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं नहीं। मैं हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस हो कि मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर काम करूंगा। ठीक है, तो जो बच्चा मेहनती होगा, जो बच्चा सिर्फ पढ़ने आया होगा वो शांति से पढ़ लेगा, और जो नहीं पढ़ने आया होगा बच्चे वो चला जाएगा। मुझे कोई लालसा नहीं है कि मेरे में बहुत ज्यादा लाइव रहे, मेरी क्लास को कहीं शेयर करो मत करो, जिसे सिलेक्शन लेना होगा दोस्त वो शांति से पढ़ करके ले लेगा। तो प्लीज कोई इस तरीके से ना देखे कि सर बात नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बच्चे आप पढ़ने ही आए हो इस क्लास में, अगर आपको मजा करने आना होता तो आप कोई गाना सुन रहे होते, कोई रील देख रहे होते, है ना। तो प्यारे बच्चे इसी तरह से हम यहाँ पर चीजों को लेकर के चलेंगे। हिंदी में सर जी बच्चे हिंदी में नहीं, IBM को IBM ही लिख करके देगा, IBM नहीं देगा। तुम जब किसी से क्या कहते हो, गुड मॉर्निंग कहते हो तो गुड मॉर्निंग कहते हो, सुप्रभात नहीं कहते। तो थोड़ी सी इंग्लिश प्यारे बच्चे बोलना सीखो, है ना। आगे बढ़ेंगे अब हम यहाँ पे। तो ये जो भी जानकारी मैंने आपको दी, ये सारी की सारी जानकारी मैंने इस एक टेबल में भी फिट कर रखी है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है 1940 से 56 के आसपास वैक्यूम ट्यूब मशीन लैंग्वेज का प्रयोग, बहुत बड़े आकार के होते थे, धीमे चलते थे, है ना, विश्वसनीय नहीं होते थे, गर्मी बहुत फेंकते थे, बिना एसी के चल नहीं सकते थे। और पहली पीढ़ी में बने हुए कंप्यूटर एनियाक, एडवेक, यूनिवेक और कुछ नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी तो 1956 से लेकर 63 तक ट्रांजिस्टर, असेंबली लैंग्वेज, आकार थोड़ा छोटा हो गया। देखो जैसे जैसे जनरेशन, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके में, हमारे रहन सहन में बदलाव आ रहा है। अगर आप आज से 10 साल पहले अपनी फोटो देखोगे तो तुम खुद कहोगे ऐसे कौन है, ऐसे दिखाना मत किसी को ये फोटो, है ना। तो होता क्या है कि जब शुरुआत में कंप्यूटर बने थे तो बहुत बड़े होते थे, इतने बड़े होते थे प्यारे बच्चे कि वो एक अकेले कमरे में नहीं आ पाते थे, एक अकेला व्यक्ति उन्हें नहीं चला पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा कंप्यूटर छोटे होते गए, स्पीड तेज होती गई, महंगे होते गए, ऐसे कुछ और विश्वास योग्य होते गए, जल्दी काम करने लगे, ऐसी चीजें इनमें बढ़ती गई, है ना। तो यहाँ पर बड़े थे, यहाँ थोड़ा आकर छोटा हो गया, स्पीड थोड़ी तेज हो गई, गर्मी कम करने लगे और अधिक विश्वास योग्य हो गई। तो हनीवेल 400 अटलस ये हमारे इसके कुछ फेमस कंप्यूटर हैं। बाकी के अगर कोई बच्चा और डीप में जाना चाहता है तो वो देख लेगा। मैंने आपको बता दिया। अगर मैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की बात करूं तो आईसी चिप, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी, कोबोल, फोर्ट्रॉन में इसका प्रयोग हुआ। कंप्यूटर और छोटे हो गए और IBM 360 370 या फिर CDC 6600 जो सुपर कंप्यूटर है ये हमारा इसी पीढ़ी में बना।
ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 71 से 85 माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर है ना, और इसमें एसक्यूएल सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली लैंग्वेज है, और इसमें आपका एप्पल 1 एप्पल 2 मैकिंटोश ऐसे कंप्यूटर बने, और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआईसी या फिर हमारा एआई की चर्चा होती है, और यहाँ पर हमारी प्रोलोग जो कि एआई से ही रिलेटेड लैंग्वेज है इसका प्रयोग किया गया, और यहाँ पर हमारे परम सुपर कंप्यूटर जैसे सुपर कंप्यूटर बन गए। ठीक है मेरे भाई, आपसे कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एक बार देख लेंगे कि एनिया की फुल फॉर्म क्या मैं बता चुका था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवेक की अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक की अगर पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवेक कंप्यूटर। और यूनिवेक की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो यूनिवेक की प्यारे बच्चे हमारी फुल फॉर्म हो जाती है कौन सी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इन बातों को याद रखना, जब भी आपसे पेपर में किसी स्टोर के बारे में बात करेगा तो यही आंसर उत्तर होगा, स्टोरेज। पहला व्यवहारिक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था ये हमारा। ठीक है ना, चलिए तो ये जो आप देखो जो लैंग्वेज मैंने बताई वो तो मेन थी, जो कि कॉमन हो गई है ना, जो बार बार पूछी जाती हैं, लेकिन करेगा तो यही आंसर उत्तर होगा, स्टोरेज। पहला व्यवहारिक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था ये हमारा। ठीक है ना, चलिएगा कंप्यूटर। यूनिवेक की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एक बार देख लेंगे कि एनिया की फुल फॉर्म क्या है मैं बता चुका था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवेक की अगर आप फुल फॉर्म पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक की अगर पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवेक की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो यूनिवेक की प्यारे बच्चे हमारी फुल फॉर्म हो जाती है कौन सी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इन बातों को याद रखना, जब भी आपसे पेपर में किसी स्टोर के बारे में बात करेगा तो यही आंसर उत्तर होगा, स्टोरेज। पहला व्यवहारिक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था ये हमारा। ठीक है ना, चलिएगा तो ये जो आप देखो जो लैंग्वेज मैंने बताई वो तो मेन थी, जो कि कॉमन हो गई है ना, जो बार बार पूछी जाती हैं, लेकिन अगर आप उसके अलावा भी जानना चाहोगे, नहीं हमें तो बहुत ज्यादा गहराई में चीजें पढ़नी है ना, तो आप यहाँ पर फिर इसे देख सकते हो कि भैया असेंबली लैंग्वेज कोबोल फोर्ट्रॉन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन प्रसिद्धि इसी से मिली। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक पास्कल फोर्ट्रॉन है ना, कोबोल एल्गोल ये हमारी तीसरी पीढ़ी की है। चौथी पीढ़ी की पाइथन सी सी प्लस प्लस डीबीएस ये हमारी चौथी पीढ़ी की है। फिफ्थ जनरेशन की ये है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर बहुत सारे बने इस बीच में, मैंने आपको सिर्फ वो लिखा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हो, वैसे वो इनफ है जो मैंने करा दिया है, फिर भी यदि कोई बच्चा चाहता है तो वो डीप में इन्हें देख सकता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमने तीन चैप्टर कर लिए, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कर लिया, एक हमने कर लिया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और एक प्यारे बच्चे हमने यहाँ पर कर लिया कौन सा, आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, ये तीन चीजें हमने यहाँ पर कर ली हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, अगले चैप्टर की, जिसका नाम होगा हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो सबसे पहली बात आती है कि कंप्यूटर को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो आप कहेंगे कि कंप्यूटर को मेनली तीन पार्ट्स में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से, हम कहेंगे एक होता है आकार के आधार पर, एक होता है उसके कार्य के आधार पर, और एक होता है प्यारे बच्चे उसके उद्देश्य के आधार पर। तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर है वो चार प्रकार के होते हैं, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक हमारा कौन सा
बिल्कुल। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक हमारा होता है कौन-सा मिनी कंप्यूटर, सॉरी सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगर मैं उनके बेस्ड ऑन वर्क की बात करूँ तो आप देखेंगे ये तो हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगर मैं बेस्ड ऑन वर्क की बात करूँ तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और अगर मैं बेस्ड ऑन पर्पस की बात करूँ, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस, ये हमारे मुख्यतः कुछ तरीके होते हैं। तो हम यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से इन्हें सभी कंप्यूटर को जान रहे होंगे। देखो माइक्रो कंप्यूटर ये सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं और ये दरअसल वो कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग आप और हम कर रहे होते हैं, है ना? जब भी आप आँख बंद करके जो आपके दिमाग में इमेज आती है कंप्यूटर के बारे में, वो हमारी कौन-सी है? वो हमारे यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं, ठीक है ना? जैसे आप देखते होंगे ऑफिस, स्कूल वगैरह में जितनी भी जगह टोल टैक्स, हॉस्पिटल जहाँ पर भी आपने देखे हैं वो सभी के सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इसके अलावा इनसे बड़ा होता है एक मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर और ये बड़े-बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए आपके काम आते हैं। मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा, मिनी कंप्यूटर से भी तेज, मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा विश्वसनीय, है ना? ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाला होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर और इसका प्रयोग भी सेम कि ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा बड़े-बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूँ तो आपने देखा होगा कि रेलवे के पास रोज़ टिकट होती हैं। लाखों टिकट, करोड़ों टिकट रोज़ रेलवे के पास हो रही होती हैं और रेलवे के पास हर एक का डेटा रहता है। क्या इतना बड़ा डेटा किसी नॉर्मल से कंप्यूटर में स्टोर कर पाना संभव है? हम कहेंगे नहीं। तो वो जो है ना प्यारे बच्चे, वो हमारा विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही है? अरे बढ़िया चल रहा है। अभी 2 लड़के और लगा दिए। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी खोल लो। मैं करना क्या होगा? कोई यूट्यूब वीडियो है क्या? तो है ना प्यारे बच्चे, वो हमारा ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है। बैंक, आप देखते हो किसी को कहीं आपने ₹2 का ट्रांसफर कर दिया, कहीं ₹10 के मोमोज खा लिए, ट्रांसफर कर दिया, कहीं ₹5 की चाउमीन खा ली, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। भाई जब तुम पासबुक निकलवाने जाओगे, अपना हिसाब लेने जाओगे बैंक से, तो एक-एक पाई-पाई का हिसाब वो देता है। तो इतना बड़ा डेटा कहाँ स्टोर होगा? भैया नॉर्मल कंप्यूटर में तो हो नहीं सकता। तो वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्यारे बच्चे हो रहा होता है। ठीक है? कहाँ पर? मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है ना? और इन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे फास्ट होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन वर्क तो एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो हमारे दाब, ताप वगैरह को मापने का काम करता है ना? इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जिसका यूज आप और हम कर रहे होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण मौजूद होते हैं। किसके? जिसमें याद रखना एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण मौजूद होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे जैसे जो पेट्रोल पंप पर लगा होता है वो देखो आपको पेट्रोल कितनी हो गई ये भी बताता है ना? कितने लीटर हो गई और कितने रुपए की हो गई ये भी बताता है। ईसीजी जो मशीन होती है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर यह हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। स्पेशल पर्पस जो स्पेशली किसी उद्देश्य से बनवाए जाते हैं और जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो जनरली आप और हम चला रहे हैं वो वाले, ठीक है? हम देखेंगे यहाँ पे तो जो भी बातचीत मैंने आपको बताई वही बातचीत है, सरल शब्दों में आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज जटिल गणनाओं के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग, परम 8000 के जैसे ये हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े-बड़े संगठन, बैंक, रेलवे में भारी डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आईबीएम की जो जेड सीरीज है या यूनिवैक जो कंप्यूटर है, ये हमारा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। मिनी कंप्यूटर ये मध्यम आकार के होते हैं और पीडीपी 8 पहला मिनी कंप्यूटर माना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए सबसे सामान्य और जैसे कि डेल पीसी होते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप होते हैं जो पीडीए होते हैं जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट होते हैं जो, ये सभी के सभी प्यारे बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे? ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हो जाते हैं। वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली ग्राफिक्स एनिमेशन कार्यों हेतु, और अगर मैं एम्बेडेड कंप्यूटर की बात करूं तो किसी विशेष मशीन या डिवाइस के भीतर कार्य करने वाले कंप्यूटर एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन देखी होगी आपने, है ना? एसी, टीवी, रिमोट आदि इनमें हमारा इन्हीं का प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो शब्द हमने यहाँ पर लिखा है पीडीए, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो याद रखना पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। क्या होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे यहाँ पे कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। पीडीए की फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हमारे यहाँ पर हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है यहाँ तक की बातचीत में? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। और इसी के साथ हमारा जो कंप्यूटर था आपका, यानी कि जो तीसरा चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाला, ये भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, है ना? अब हम यहाँ पर बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की थोड़ी सी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो हम बड़े ही प्यार से कह देंगे कि भैया फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सैमुअल क्रे को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में सीडीसी 6600 नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो कि सन 1964 में इन्होंने विकसित किया था, लेकिन ये आपका पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं हो पाया। ठीक है? सीडीसी सेंट्रल डेटा कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका नाम था क्रे 1, तो हम कहेंगे क्रे प्रथम सुपर कंप्यूटर को 1976 में सेमोर क्रे के द्वारा विकसित किया गया था। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो ईएल कैपिटन है। ठीक है ना? तो दो चीज याद रखना, जब भी बात आती है सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की, तो दो नाम आते हैं निकल करके, एक आता है आपका क्रे 1 और एक आता है सीडीसी 6600। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे तो आप सीडीसी 6600 को लगाओगे, क्योंकि वहां पर हमारा वो 1964 में आ गया था, जबकि ये 76 में। लेकिन अगर सीडीसी 6600 ऑप्शन में ही नहीं होगा तो आप स्वाभाविक तौर पर क्रे 1 को लगा रहे होंगे। या फिर आपसे ऐसा कह दिया जाए कि वह कौन सा सुपर कंप्यूटर जो पूरी विश्व दुनिया में प्रसिद्ध हुआ था, तो सीडीसी 6600 नहीं हुआ था। पूरी दुनिया में जो ख्याति प्राप्त की थी, जो आपकी प्रसिद्धि प्राप्त की थी, वो इस क्रे 1 ने की थी, सेमोर क्रे के, जिसे 1976 में बनाया गया। तो तब हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है दुनिया का वर्तमान में, तो ये डाटा अभी अक्टूबर में ही चेंज हुआ था आपका, ईएल कैपिटन। इससे पहले हमारा फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ईएल कैपिटन हमारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर इन कंट्री, तो ईएल कैपिटन यूएसए का है, फुगाकू जापान का एक सुपर कंप्यूटर है, तिहाने चाइना का है, और परम सिद्धि हो गया या एरावत जो सुपर कंप्यूटर है ये भारत का है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर,
अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्यारे बच्चे कौन सा है, तो वो है हमारा यहाँ पर एरावत। और एरावत किसका नाम था, तो हम कहेंगे कि इंद्र के हाथी का नाम था, इंद्रदेव के हाथी का नाम था एरावत। अगर मैं भारत में सुपर कंप्यूटर की बात कर लूं, तो अगर मैं कहूं भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था प्यारे बच्चे, तो देखो हुआ क्या था कि भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हमारा विजय भाटकर पांडुरंगा जी, जो कि ये एक इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ये सन 1987 में गए अमेरिका के पास, है ना, और जो कि 1976 में अमेरिका ने एक सुपर कंप्यूटर बना लिया था। तो इन्होंने अमेरिका से कहा कि भैया एक सुपर कंप्यूटर हमें भी दे दो, तुम हर देश को दे रहे हो, ऐसे बेच रहे हो, है ना। तो अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने सोचा कि भारत जैसा छोटा देश क्या ही कर लेगा, अगर मैं इसे कंप्यूटर नहीं दूंगा तो ये कुछ नहीं कर सकता। तो भैया एक तरह से बेइज्जती कर दी, मना कर दिया, ठीक है ना। तो फिर भैया इन्हें गुस्सा आई, इन्होंने अपनी पूरी प्रमोशन मिलते मिलते रह जाता था। हार्डवर्क था पर रिकॉग्निशन नहीं। कुंडली चेक आई, इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात एक किया और सन 1991 में 4 साल की एक कठिन परिश्रम के बाद इन्होंने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 लॉन्च किया। कौन सा, परम 8000 को बनाया। तो जब से आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, तो परम 8000 है। कुछ बच्चे परम 10,000 लगा देते हैं, बच्चे नहीं, वो 1998 में आया था, जबकि ये 1991 में आया हुआ है। इसे सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसे विकसित किया गया था। अगर मैं पूछूं भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्यारे बच्चे विजय भाटकर पांडुरंगा जी को। और अगर पूछा जाए कि भारत में, है ना, अगर प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया था, तो हम कहेंगे सन 1991 में पुणे की मौसम वेधशाला में इसे लगाया गया था। कहाँ पर, पुणे की मौसम वेधशाला में इसे लगाया गया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो एरावत है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर, नॉट सुपर कंप्यूटर, सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि बताओ भारत में स्थापित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था प्यारे बच्चे, तो वो था हमारा सन 1952 में लगाया हुआ आपका कौन सा, एक एनालॉग कंप्यूटर था, जो कि 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। लेकिन आप कहेंगे सर एक फलानी बुक में तो 1956 दिया था, तो ये जो पहले 1952 में लगा था ये एक एनालॉग कंप्यूटर था, और जो 1956 में लगा था ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। लोकेशन इन दोनों की एक ही थी। लोकेशन प्यारे बच्चे इन दोनों की क्या थी, एक ही थी। बस 1952 में जो कंप्यूटर लगाया गया था वो एनालॉग कंप्यूटर था, और 1956 में जो लगाया गया था वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कहां पर, तो हम कहेंगे भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो ये हमारा कैसा है, ये नॉर्मल, ये हमारा एक सिद्धार्थ कंप्यूटर था, जो कि भारत में सबसे पहले आपका बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ को बेंगलोर के प्रधान डाकघर 1986 में पहली बार लगाया गया था। इसके अलावा प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सीपीयू। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक सही और सटीक रणनीति के साथ हम बहुत आराम से क्या है अपनी थ्योरी को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और मात्र 50 मिनट के समय में हमने अपने मेनली 3 चैप्टर्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनका एक अच्छा रिवीजन यहाँ पर हो रहा होगा दोस्त, और जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है वो चीजें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लाते क्या बच्चे, ये वन शॉट है, इसमें हम थ्योरी कर रहे होते हैं। जो गागर में सागर आपकी आएगी उसमें मैं आपको क्या है, उसमें मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्लास बीएसएफ एचसीएम के लिए भी है, इसे आप प्यारे बच्चे ले सकते हो। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, एक बार मुझे बताएंगे यहाँ तक की बातचीत क्लियर है, यस करके मेरे भाई मुझे सभी बता देंगे। और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे इतना वादा चाहिए कि जब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी तब तक आप बैठे रहोगे और इस पूरी क्लास को देखते जाओगे, है ना। क्योंकि दोस्त अगर आपने आज ये क्लास छोड़ दी तो हर रोज कोई ना कोई वन शॉट आ रही है, हर रोज कोई ना कोई क्लास लग रही है। अगर छूट गई तो फिर आप इसे आगे कवर नहीं कर पाओगे, तो इसे साथ के साथ पढ़ते चलना है ना। चलो ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सीपीयू की। तो सबसे पहले नाम आता है कि जो सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो मुझे कौन बताएगा सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, चलो ऊपर लिखते हैं, है ना, इसे यहाँ ले चलते हैं। चलो बताओ इस सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है दोस्त, कौन बताएगा मुझे। तो हम कहेंगे भैया जो ये सीपीयू है इसका पूरा नाम होता है यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्त, हम कहेंगे कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, सीपीयू का पूरा नाम होता है मेरे भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, हर बच्चा जानता है कि सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मेरे दोस्त यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि इतनी सी जानकारी के लिए मुझे पढ़ रहे हैं जी, नहीं। अब जो मेन जानकारी है वो यहाँ से निकल करके आएगी कि सीपीयू को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो याद रखना सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, तो हम देखेंगे एक होता है मेरे भाई एएलयू, एक होता है हमारा सीयू, और एक होता है हमारा एमयू। अब जो ये एएलयू है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। इसकी जो फुल फॉर्म है मेरे भाई वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर मैं सीयू की बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी मेरे भाई, हम कहेंगे कंट्रोल यूनिट होती है। क्या होती है, हम कहेंगे कि कंट्रोल यूनिट होती है। और अगर मैं एमयू की बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्त मेमोरी यूनिट।
क्या होगी? मेमोरी यूनिट। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड सवाल इसी बार के एसएससी सीजीएल मींस 20 जनवरी वाले पेपर में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल का मींस हुआ, उसमें 20 जनवरी को एक पेपर हुआ मींस का, उसमें एक सवाल जो बात मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि हमारा कंप्यूटर किस प्रकार की गणना करने में सक्षम है? तो आपकी गणितीय व तार्किक, तार्किक यानी कि लॉजिकल, है ना, तो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करने में हमारा कंप्यूटर यहाँ पर सक्षम होता है। अगर मैं बात करता हूँ सीयू की, तो प्यारे बच्चे इसे नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाएगा, तो हम कहेंगे प्यारे बच्चे कि नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर जो है वो हमारा सीयू को कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूं एमयू की, तो कई बार आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि एमयू ऑप्शन में ना मिले और यहां पर आपको रजिस्टर या फिर मेमोरी देखने के लिए या फिर कैश देखने के लिए मिले। क्या? रजिस्टर या फिर कैश मेमोरी आपको देखने के लिए मिले। यही हुआ था एसएससी सीजीएल मेंस में। वहां पर आपसे पूछा गया था कि सीपीयू के मुख्य 3 घटक कौन कौन से होते हैं, तो एक है हमारा एएलयू, एक है सीयू, और यहां पर एमयू के बजाय क्या दिया था? रजिस्टर दिया था। और एग्जामिनर ने क्या किया कि पहली आंसर की में गलत कर दिया इस सवाल को, बट बच्चे जो मैराथन देख करके गए थे मेरी, उन सभी ने रजिस्टर लगाया और फिर सबने कहा कि सर ये तो आपने ऐसे पढ़ाया था। फिर जब बच्चों ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया तो भर्ती बोर्ड ने उसे सही किया और यहां पर एएलयू सीयू रजिस्टर लिखा हो तो भी सही है, एएलयू सीयू कैश लिखा हो तो भी सही है, एएलयू सीयू एमयू लिखा हो तो भी सही है। यानी कि ये जो रजिस्टर और कैश हैं ये एक प्रकार की सीपीयू की ही मेमोरी होती है। अब हम यहां पर इस सीपीयू की मेमोरी के बारे में थोड़ा सा गहनता से चिंतन कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, आपने चिकन रोड बस 5 मिनट खेला है, पहली फीलिंग क्या है? पहले लगा मुश्किल होगा, लेकिन पैसा निकलना तो बहुत इजी है। आपने तो हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो कि पहला प्रोसेसर किसे कहा जाता है। पहला प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004 था, डॉक्टर टेडॉफ ने इसे बनाया था। ठीक है ना। और सीपीयू वास्तव में वो नहीं होता जो हम देखते हैं, है ना, जो हमें यहां पर देखने के लिए ऐसे मिलता है। ये तो प्यारे बच्चे एक डिब्बा है ना, इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड पे एक चिप के नुमा होती है हमारा यहाँ पर सीपीयू। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाएगा, तो वो प्यारे बच्चे यहाँ पर सीपीयू को ही कह दिया जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है क्योंकि कंप्यूटर से अन्य सभी उपकरणों को ये जोड़ता है, वह सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है। अटैच अदर डिवाइस एंड कंट्रोल अदर डिवाइस किसका काम है? हमारे इसी सीपीयू का। सीपीयू जो भी काम करता है वो सीपीयू में ही होता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू को माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारा कंप्यूटर है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू यानी कि 2 प्रकार की गणनाएं, तार्किक व लॉजिकल, फिर तो एक बात होगी तार्किक व गणितीय। सीयू यानी कि नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पर जो है हमारा इसे हम रजिस्टर या फिर कैश मेमोरी भी कह सकते हैं। इसे हम यहाँ पर रजिस्टर या फिर कैश मेमोरी भी मेरे भाई कह सकते हैं। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी स्थान तक पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मेमोरी एक्सेस टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? मेमोरी एक्सेस टाइम कहा जाता है हमारा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, रजिस्टरों में संग्रहित डेटा पर निष्पादित ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन कहलाते हैं और माइक्रो प्रोसेसर में लाखों ट्रांजिस्टर आपके होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो रजिस्टर मेमोरी थी ना हमारी, ये जो मेमोरी थी रजिस्टर मेमोरी, इससे रिलेटेड सवाल अब पूछे जाने लगे हैं। पहले नहीं पूछता था, लेकिन जब से थोड़ी गहराई में चीजें पूछता है तो अब ये जो रजिस्टर मेमोरी थी ना अभी, तो सीपीयू रजिस्टर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कौन सा? एक होता है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या चीज है जी? तो हम कहेंगे एक्यूमुलेटर ACC, ये एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है और ये क्या काम करता है? तो जो एएलयू था ना, एएलयू द्वारा की गई गणनाओं के रिजल्ट को स्टोर करने का काम करता है। कौन? हमारा एक्यूमुलेटर। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि एएलयू से प्राप्त रिजल्ट को स्टोर करने का काम किसका है? वन लाइनर है एक्यूमुलेटर का। ठीक है, पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर, तो नेक्स्ट निष्पादित होने वाले निर्देश को एड्रेस कौन करता है? हमारा पीसी। आईआर यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वर्तमान में निष्पादित हो रहे निर्देश को स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर, उस मेमोरी लोकेशन का पता स्टोर करता है जहां से डेटा पढ़ना है लिखना है, यानी कि जहां पर भी लोकेशन आएगा वहां हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आ जाएगा। एक होता है एमडीआर या फिर एमबीआर, तो मेमोरी डेटा रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर, ये मेमोरी से पढ़ा या मेमोरी में लिखा जाने वाला डेटा स्टोर करता है। एक होता है प्यारे बच्चे करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो वर्तमान में प्रोसेस हो रहा निर्देश रखता है। एक होता है प्यारे बच्चे स्टैक पॉइंटर, तो स्टैक के टॉप का पता स्टोर करता है। और एक होता है हमारा फ्लैग रजिस्टर, तो एएलयू ऑपरेशंस के परिणाम की स्थिति को बताने वाले फ्लैग्स स्टोर हमारा करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्त हमारा यहाँ पर कौन सा? ये हो जाता है मेरे भाई यहाँ पे हमारा सीपीयू वाला चैप्टर और सीपीयू रजिस्टर भी खत्म। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की? एक अगले चैप्टर की जिसका नाम है हमारा यहाँ पर पोर्ट। कौन सा है? एक नाम है हमारा यहाँ पर पोर्ट, और पोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सर पीसी की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होती है या प्रोग्राम काउंटर? बच्चे दोनों ही होती है, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पूछ रहा है ना। अगर आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण की बात करेगा तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, लेकिन अगर वो मेमोरी या सीपीयू के टर्म में बात कर रहा है तो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर की बात होगी। अगर रजिस्टर के बारे में पूछ रहे हैं तो ठीक है, तो वो सवाल में क्लियरली मेंशन करके देता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछता, या फिर एक ही चीज मिलती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पोर्ट से रिलेटेड सवाल भी सीजीएल में भी पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि मॉनिटर में कौन सा पोर्ट लगता है, और बताओ सीपीयू आपका कीबोर्ड में कौन सा पोर्ट होता है हमारा, इस प्रकार के।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यूएसबी है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी यूनिवर्सल सीरियल बस, और डेटा ट्रांसफर और पावर सप्लाई के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है अब यूएसबी पोर्ट। और आज के टाइम पर आप देखोगे टाइप सी पोर्ट जो होता है हमारा, या मैं कहूँ कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, हमारे चार्जर वगैरह में है ना, इन सभी में हम किसका प्रयोग करते हैं, इस यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करते हैं। एचडीएमआई पोर्ट तो हम कहेंगे हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है एचडीएमआई का, तो हम कहेंगे एचडीएमआई का प्रयोग मॉनिटर या प्रोजेक्टर आदि में किया जाता है, टीवी वगैरह को सीपीयू से जोड़ने के लिए। वीजीए पोर्ट वीडियो ग्राफिक्स एरे, तो पुराने टाइम पर जो सीआरटी मॉनिटर होते थे इन्हें कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वीजीए पोर्ट का प्रयोग करते हैं। और इस वीजीए पोर्ट में कुल कितनी पिन होती हैं, तो हम कहेंगे प्यारे बच्चे 15 पिन टोटल होती हैं। कितनी होती है मेरे भाई, 15 पिन टोटल यहाँ पर होती है। ठीक है सर, कितना टाइम और लगेगा बच्चे, अभी समय लगेगा, जस्ट अभी क्लास शुरू हुई है, थोड़ी बड़ी क्लास है ये, तो थोड़ी सी चीजें ध्यान से देखनी होंगी, ठीक है ना। चलिए, डीवीआई पोर्ट डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल वीडियो सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए वीजीए से थोड़ा अच्छा होता है ये, और इसका प्रयोग भी मॉनिटर और ग्राफिक्स कार्ड वगैरह को जोड़ने के लिए किया जाता था। ऑडियो जैक, ऑडियो इनपुट के लिए हेडफोन, माइक, स्पीकर वगैरह जो तुम लगा लेते हो ना लीड सी, उसके लिए। ईथरनेट पोर्ट जैसे हम लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मॉडेम राउटर वगैरह जोड़ने के लिए। PS2 पोर्ट जो कि पुराने जमाने में कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए प्रयोग होता था। पैरेलल सिस्टम 2 पुराने कीबोर्ड और माउस कनेक्शन के लिए, अब ये प्रचलित नहीं है, और इनमें 6 पिन होती थी। पहले के कीबोर्ड और माउस में ऐसे गोल करके 6 पिन दी रहती थी, और ये हमें लगानी होती थी। और हम क्या करते थे कि मान लो ये मान लो मेरे क्या है, ये मेरा सीपीयू है, अब मैं आगे से इसमें पीछे लगा रहा हूं, तो क्या मैं देख नहीं पा रहा कौन सी पिन कहां जानी है, और जबरदस्ती करने के चक्कर में वो टूट जाती थी, जैसे कि माउस और कीबोर्ड खराब हो जाते थे बहुत जल्दी। तो इसके निवारण के लिए क्या किया गया प्यारे बच्चे, इसके निवारण के लिए फिर यहाँ पर हमारा आपका यूएसबी पोर्ट में से बदल दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सीरियल पोर्ट, तो सीरियल डिवाइस कनेक्शन के लिए होती है, इसमें 9 पिन होती है। कितनी, 9 पिन। इसके अलावा पैरेलल पोर्ट जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो पुराने प्रिंटर वगैरह में इसका यूज होता था, 25 पिन इनमें होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्यारे बच्चे इसी का हमारा क्या है, उदाहरण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे फायर वायर पोर्ट, तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए हम इसका यूज करते हैं। डिस्प्ले पोर्ट हाई क्वालिटी डिजिटल वीडियो और ऑडियो ट्रांसफर के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और एक होता है साटा पोर्ट, तो बाहरी हार्ड ड्राइव कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर इसका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का प्रयोग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें कैसे याद होंगी, मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चे कि आप इसे 1 से 2 बार बस ध्यान से देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि जब ऑप्शन आते हैं ना 4, तो उन 4 ऑप्शन में से आप बड़े आराम से चीजों को एलिमिनेट करके सही उत्तर कर पाओगे, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे दोस्त इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की, है ना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। मैं जानता हूँ कि स्पीड थोड़ी सी तेज आपको लग रही होगी, बट बच्चे कम समय में अगर ज्यादा आउटपुट और अच्छा आउटपुट चाहिए तो थोड़ा सा स्पीड से आपको समझौता करना पड़ेगा, बाकी कंटेंट में आपकी कोई कमी नहीं होगी, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 1 घंटे में हमने यहाँ पर 3 से 4 से 5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पर खत्म कर लिए हैं, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने एक